जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो मिस्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एनवायरमेंट पर्यावरण की 5000 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस क्लास में आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक के सभी प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन हैं विभिन्न शिक्षक भर्तियों में बार बार पूछे गए हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया है कि सामुद्रिक कश्यपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाई जाने वाली 5 प्रजातियों के समुद्री कश्यप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? यहाँ से ऑप्शन सी में दिया है कैनप्स रिडले, ऑप्शन बी में दिया है लागरहेड, ऑप्शन सी में दिया है ऑलिव रिडले, ऑप्शन डी में दिया है फ्लैटबैक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में समुद्री कश्यपों की सबसे अधिक संख्या है वो ऑलिव रिडले कश्यप की है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो गया ऑप्शन सी ऑलिव रिडले। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं कि निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? यहाँ से ऑप्शन ए में दिया है WWF, ऑप्शन बी में दिया है WHO, ऑप्शन सी में दिया है पेटा, ऑप्शन डी में दिया है UN। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है यूनाइटेड नेशन UN। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो गया ऑप्शन डी UN। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया है कि निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया है श्वसन तथा प्रजनन, ऑप्शन बी में दिया है माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी में दिया है क्लोरोफिल तथा रसधानी, ऑप्शन डी में दिया है केंद्रक तथा कोशिका कला। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इनमें से क्लोरोफिल तथा रसधानी हैं जो पौधों को जंतुओं से अलग करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो गया ऑप्शन सी क्लोरोफिल तथा रसधानी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन सी में दिया है पर्यावरण मित्र पुरस्कार, ऑप्शन बी में दिया है पर्यावरण श्री पुरस्कार, ऑप्शन सी में दिया है तरु मित्र पुरस्कार, ऑप्शन डी में दिया है वृक्ष मित्र पुरस्कार। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है वो वृक्ष मित्र पुरस्कार है। अतः हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो गया ऑप्शन डी वृक्ष मित्र पुरस्कार। अतः इससे संबंधित हम एक तथ्य जानते हैं कि वृक्ष मित्र के नाम से हम सुंदरलाल बहुगुणा को भी जानते हैं। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। ऑप्शन ए में दिया है IUCN, ऑप्शन बी में दिया है यूनिसेफ, ऑप्शन सी में दिया है IUPAC, ऑप्शन डी में दिया है WHO। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था का नाम है वो IUCN है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो गया ऑप्शन ए IUCN। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं कि लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए में दिया है जड़, ऑप्शन बी में दिया है तना,
ऑप्शन सी में दिया है फूल तथा ऑप्शन डी में दिया है फल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लौंग व केसर होते हैं वो पौधे के फूल भाग से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो गया ऑप्शन सी फूल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं कि वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन सी में दिया है नवंबर के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन बी में दिया है अगस्त के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन सी में दिया है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन डी में दिया है जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वन्य प्राणी सप्ताह होता है वो प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, अर्थात 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो गया ऑप्शन सी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली नेशनल पार्क या हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। यहाँ से ऑप्शन सी में दिया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी में दिया है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी में दिया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम ही हेली नेशनल राष्ट्रीय पार्क है। तो यहाँ से जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को ही हेली नेशनल पार्क कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो गया ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी हैं। ऑप्शन सी में दिया है कौआ, चील, बुलबुल, ऑप्शन बी में दिया है बाज, कबूतर, तोता, ऑप्शन सी में दिया है चील, बाज, गिद्ध, ऑप्शन डी में दिया है फाख्ता, कौआ, मोर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चील, बाज, गिद्ध होते हैं वो हमारी दृष्टि से 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो गया चील, बाज, गिद्ध, ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में दिया है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ऑप्शन सी में दिया है मैना, ऑप्शन बी में दिया है उल्लू, ऑप्शन सी में दिया है कौआ, ऑप्शन डी में दिया है कोयल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि उल्लू होता है वो अपनी गर्दन काफी हद तक पीछे तक घुमा सकता है, अर्थात वह अपनी गर्दन को 360 घुमा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो गया ऑप्शन बी उल्लू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। कथन फर्स्ट दिया है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है, क्योंकि खेजड़ी वृक्ष होता है वो रेगिस्तानी क्षेत्रों में ही पाया जाता है, क्योंकि इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। कथन 2 में दिया है इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यह कथन भी सही है। ऑप्शन सी में दिया है कि यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह कथन भी सत्य है, क्योंकि खेजड़ी वृक्ष की बहुत घना होता है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, तथा खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी में कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। तो मैं देखते हैं कि यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह कथन गलत है, क्योंकि ऐसा वृक्ष होता है वो नीफेंथस पौधा होता है जो मुख्यतः भारत के मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसकी नेफेंथस पौधे की जड़ें होती हैं वो जमीन में इतनी गहराई तक जाती हैं कि जब तक जड़ों को पानी प्राप्त ना हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो गया कथन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है।
कथन फोर्थ रॉन्ग है। तो यहाँ से हमसे पूछा गया है कि सही कथन है, तो यहाँ से ऑप्शंस में देखेंगे किस ऑप्शंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ऑप्शंस ए में फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया है। तो यहाँ से 91 का आंसर हो गया ऑप्शंस ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक के पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन बी में आबू धाबी, ऑप्शन सी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी में रूस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेगिस्तानी ओक नाम का पौधा होता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा यह भारत के मेघालय तथा इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो गया ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं कि नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। ऑप्शन सी में दिया है ए अंडे देते हैं, ऑप्शन बी में दिया है ए जहरीले होते हैं, ऑप्शन सी में दिया है ए भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, ऑप्शन सी में दिया है इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि छिपकली अंडे देती है, गौरैया भी अंडे देती है, कछुआ भी अंडे देता है, सर्प भी अंडे देता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इन सभी जानवरों में कॉमन बात है वो है ए अंडे देते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो गया ऑप्शन से ए अंडे देते हैं। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में दिया है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन सी में दिया है रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। ऑप्शन बी में दिया है इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। ऑप्शन सी में दिया है वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। ऑप्शन डी में दिया है यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई होती है वो कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है। ऑप्शन बी में दिया है कि इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई को लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। तो यहाँ से कह सकते हैं कि कथन बी भी सत्य है। इसके बाद कथन सी में देखते हैं कि इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। तो यह कथन भी सत्य है। ऑप्शन डी में दिया है यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह कथन गलत है क्योंकि यह वृक्ष होता है वो भारत के मेघालय, इंडोनेशिया व ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कथन फर्स्ट सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। कथन डी गलत है। हमसे पूछा गया है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में कथनों का अध्ययन कीजिए। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ए बी सी किस ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ से ऑप्शन डी में ए बी सी कथन दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर होगा ऑप्शन डी ए बी सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते व कुतरते हैं। ऑप्शन सी में दिया है दीमक, ऑप्शन बी में गिलहरी, ऑप्शन सी में छिपकली, ऑप्शन डी में चूहा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चूहा एक ऐसा जंतु है जिसके दांत हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। अर्थात
दांतों को बढ़ने से रोकने के लिए यह चीजों को कुतरता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो गया ऑप्शन डी चूहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। ऑप्शन बी में दिया है इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। ऑप्शन सी में दिया है कि पक्षियों के दो नेत्र आँख होते हैं। ऑप्शन सी डी में दिया है इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करें तो उसमें हम पाएंगे कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका मुख्य कारण होता है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। ऑप्शन से में दिया है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। ऑप्शन बी में दिया है इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। ऑप्शन सी में दिया है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। ऑप्शन डी में दिया है जड़ें खंभों की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करती हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बरगद पेड़ की जड़ें होती हैं वो पेड़ों की जड़ों की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो वो है कि जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं कि रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। तो उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे। तो यहाँ से ऑप्शन सी में दिया है नारियल के वृक्ष। ऑप्शन बी में दिया है सेब के वृक्ष। ऑप्शन नंबर सी में दिया है लीची के वृक्ष। ऑप्शन नंबर डी में दिया है चीड़ के वृक्ष। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि उसने नारियल के वृक्ष देखे होंगे क्योंकि केरल में नारियल सबसे अधिक होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर होगा ऑप्शन ए नारियल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। ऑप्शन से में दिया है बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे। ऑप्शन बी में दिया है बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे। ऑप्शन सी में दिया है फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। ऑप्शन डी में दिया है कायक जनन द्वारा वितरित। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कायक जनन द्वारा वितरित पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं कि जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह कहलाता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी में दिया है परजीवी। ऑप्शन बी में सहभोजी। ऑप्शन सी में दिया है मृतोपजीवी। ऑप्शन डी में दिया है सहजीवी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो उसे हम सहभोजी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो गया ऑप्शन बी सहभोजी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।